जय श्री महाकाल। आज हम बात करेंगे एक ऐसे योग के बारे में, आप इसे योग भी कह सकते हैं, इसे दोष भी कह सकते हैं। दोनों तरह की बातें देखने में आती हैं। रीज़न क्या है कि हर पत्रिका में इनकी स्थिति कैसी है, ये कैसे बैठे हुए हैं, उसी के आधार पर इसका निर्धारण किया जाता है। आज हम बात करेंगे पत्रिका में बनने वाले अमावस्या योग के बारे में। आप सभी जानते हैं, जब भी चंद्रमा और सूर्य किसी राशि में बिल्कुल पास आके बैठ जाते हैं, दोनों की डिग्री बिल्कुल आसपास की हो जाती है, तो ऐसी अवस्था में अमावस्या योग का निर्माण होता है। अगर सिंपल सी भाषा में कहूँ तो सूर्य के द्वारा चंद्रमा पूर्णतः अस्त हो जाते हैं, बिल्कुल कमज़ोर हो जाते हैं। और आप सभी जानते हैं कि तंत्र शास्त्र के अंदर अमावस्या की महत्वता बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उस दिन हम उसे अंधेर कहते हैं। उस दिन ऐसी शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं जिनको अशुद्ध शक्ति कहा गया है, जिनको अशुभ शक्ति कहा गया है। उस दिन तंत्र की साधना तक की जाती है। तो आप समझिएगा कि जब चंद्रमा पूर्णतः क्षीण हो जाता है तो ऐसे हालात में जातक पे किस तरह के असर आएंगे। दूसरी बात यह है कि हमें यह भी देखना बहुत महत्वपूर्ण है कि ये दोनों ग्रह जिस भी पत्रिका की हम बात कर रहे हैं, वहाँ पे ये किस भाव के स्वामी हैं, किस भाव के अधिपति हैं। मैं ये भी नहीं कह सकता कि बिल्कुल ही ये नलिफाई हो जाएगा, बिल्कुल ही जातक किसी लायक नहीं बचेगा। बहुत सारे ऐसे रीज़न हैं जहाँ पर अमावस्या योग बनने के बाद भी जातक ने जीवन में उन्नति प्राप्त करी है, लेकिन उसके पीछे मात्र सूर्य और चंद्रमा के अमावस्या से नहीं है, बाकी ग्रहों से भी है जिनके द्वारा इनकी युति दृष्टि हुई है, जिन्होंने इन पे दृष्टि डाली है। तो मात्र ग्रहण योग या फिर हम कहें कि अमावस्या योग बोल देना, ये भी ठीक नहीं। मैं कोशिश करूंगा कि आज इस टॉपिक के बारे में कुछ डिटेल तक बात कर सकूं। अब आप बात समझिएगा कि वैदिक ज्योतिष के अनुसार हम पत्रिका की गणना लगन, चंद्र लगन और सूर्य लगन तीनों को साथ में रखकर उसकी गणना करते हैं। अब यदि पत्रिका के अंदर ही सूर्य चंद्रमा किसी भाव में साथ बैठ जाते हैं और वहां पे अमावस्या का निर्माण कर देते हैं, तो ऐसे हालात में चंद्र कुंडली के अंदर प्रॉब्लम अवश्य देखने में आएगी। और आप सभी जानते हैं कि जब भी किसी जातक या जातिका की हम शादी की बात करते हैं, उनके संबंधों की बात करते हैं, तो चंद्रमा के द्वारा हम जातक और जातिका के विवाह को मिलापन करते हैं। उन दोनों के मैच मेकिंग में भी ये चंद्र कुंडली बहुत काम आती है। यहाँ तक कि शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि चंद्रमा के द्वारा ही गोचर को अवश्य देखना चाहिए। सिंपल भाषा में कहूं तो चंद्रमा से 12वें घर में, चंद्रमा के ऊपर से और चंद्रमा से दूसरे घर में यदि शनि आ जाए तो उसे भी कुंडली में साढ़सती कहा गया है। और चंद्रमा से ही हम ढैया का या कंटक शनि का निर्धारण भी करते हैं। तो अब आप समझिएगा कि यदि किसी भी कारणवश पत्रिका में चंद्रमा सूर्य से पूर्णतः अस्त हो जाता है तो इसे शुभ नहीं कह सकते हैं। आप सभी जानते हैं, जब भी चंद्रमा सूर्य के पास आना आरंभ कर देते हैं, मान लीजिएगा कि 10वीं तिथि जा चुकी है, तो 10वीं के बाद से जैसे जैसे चंद्रमा सूर्य के समीप जाता है, वैसे वैसे ही हम इसे क्षीण चंद्रमा की उपाधि प्रदान कर देते हैं, या वैदिक ज्योतिष में क्षीण चंद्रमा कहा गया है। अब ऐसी अवस्था में जब चंद्रमा सूर्य दोनों एक ही राशि में बैठ जाए, दोनों की समान डिग्री हो जाए, तो वहां तो चंद्रमा अति क्षीण हो जाता है। तो क्या इस योग को हम शुभ कह सकते हैं? क्या हमें इस योग के श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति हो सकती है? तो कई सारी बातों पर गौर करने के बाद ही हमें ये निष्कर्ष निकालना चाहिए कि आखिर ये योग शुभ है या अशुभ है। यदि सूर्य चंद्रमा के ऊपर किसी भी तरह से शुभ ग्रहों की दृष्टि आ जाए, अर्थात मान लीजिएगा कि आपकी पत्रिका में सूर्य चंद्रमा से 9वें घर में बृहस्पति बैठे हुए हैं और बृहस्पति अपनी पंचम दृष्टि से चंद्रमा को, सूर्य को देख रहे हैं, तो ऐसे हालात में चंद्रमा को शुभ ग्रह के द्वारा कुछ बल प्राप्त हो जाता है। मान लीजिएगा कि कुंडली के अंदर यदि आपके चंद्रमा और आपके बृहस्पति एक ऐसी स्थिति में है जो पत्रिका के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो ऐसी अवस्था में चंद्रमा को उस स्थिति में कुछ बल प्राप्त हो जाता है, जिस कारण से अस्त होने के बाद भी चंद्रमा के द्वारा हम कुछ शुभ फलों की प्राप्ति कर सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि सूर्य के आसपास ही शुक्र बुध रहते हैं, तो अब हम ये तो कह नहीं सकते कि सूर्य से चंद्रमा से 7वें घर में यदि शुक्र बुध बैठेंगे तो बड़ा अच्छा माना जाएगा, क्योंकि ये तो सूर्य के आसपास रहते हैं
और जब अमावस्या योग का निर्माण हो जाता है तो ऐसी अवस्था में या तो बुध शुक्र सूर्य से आगे होंगे या एक आध घर पीछे होंगे। तो केवल एक बृहस्पति ही ऐसा ग्रह है कि यदि इसकी दृष्टि इन दोनों पे पड़ जाती है तो कुछ शुभ फलों की प्राप्ति हो जाती है। चंद्रमा इतनी बुरी तरह से क्षीण नहीं कहा जाएगा। अब बात करते हैं वहीं मैलेफिक ग्रहों की। मान लीजिएगा कि सूर्य चंद्र के साथ राहु बैठ जाए, 7वें घर में केतु आ जाए, या फिर शनि की दृष्टि सूर्य चंद्रमा पे पड़ जाती है, तो ऐसी अवस्था में सूर्य भी पीड़ित हो जाएगा और चंद्रमा भी पीड़ित हो जाएगा, जिस कारण से ये अमावस्या योग आप पर और भी खराब असर डालेगा। अब शास्त्र कहता है अलग अलग लग्नों के अनुसार, उन ग्रहों की स्थिति के अनुसार हमें इनकी गणना करनी चाहिए। तो अब ये एक अलग बात है, ये काफ़ी लंबा हो जाएगा। जब हम अलग अलग लगन के हिसाब से बात करना शुरू करेंगे तो टॉपिक काफ़ी एक्सपेंड हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, यदि आपकी पत्रिका में किसी भी तरह से अमावस्या योग बन रहा है, आपके जीवन में कष्ट बने हुए हैं, आपकी डिप्रेसिव टेंडेंसी है, या बिना किसी व्यक्ति के सपोर्ट के आगे नहीं बढ़ सकते हैं, आपका मन किसी व्यक्ति की के बारे में सोचता रहता है, उसके सपोर्ट के बारे में उसके मन में इच्छा रहती है कि यदि मैं कुछ करूं तो किसी व्यक्ति से पूछूं या उसका सपोर्ट मुझे प्राप्त हो, तो ऐसे हालात में कुछ ऐसे उपाय हैं, यदि आप इनको करते हैं तो व्यक्ति इंडिपेंडेंट अपने मन से चीज़ों को करने लगेगा। उसके ऊपर अमावस्या के खराब असर का इतना ज़्यादा फल नहीं आएगा। अगर सिंपल भाषा में कहा जाए तो चंद्रमा के ऊपर यदि कुछ खराब असर आ रहे हैं तो मात्र इन उपायों से ये अशुभ तत्व दूर हो जाएंगे और जातक को शुभ तत्वों की प्राप्ति होगी। शास्त्र के अनुसार देखिए, अब इसमें भी बहुत सारी बातें हैं। भृगुनंदी नाड़ी की बात करें या किसी भी शास्त्र की बात करें तो सूर्य को शिव कहा गया है और चंद्रमा को पार्वती कहा गया है। तो कई जगह यह भी कहा जाता है कि यदि एक ही जगह चंद्रमा और सूर्य साथ बैठ जाए, यदि शिव और शक्ति साथ बैठ जाए, तो ऐसा व्यक्ति अपनी क्षमता से, अपनी मेहनत से उच्चतम कोटि का वर्चस्व प्राप्त करेगा। लेकिन फिर मैं वही बात बोलूंगा कि यह देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि चंद्रमा और सूर्य कितनी क्लोज डिग्री पे बैठे हुए हैं। नंबर 2, चंद्र सूर्य पे किन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है। नंबर 3, जो ग्रह उनको देख रहा है वो उस पत्रिका के लिए किस तरह की योग रखता है, योग कारक है या फिर अयोग्य कारक है। तो बहुत सारी बातों पर ध्यान रखने के बाद ही हम किसी निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। तो शास्त्र के अनुसार यदि शिव परिवार की आराधना की जाए, शिव परिवार की पूजा की जाए, तो ऐसे जातक को उच्चतम फलों की प्राप्ति होती है। ऐसा व्यक्ति यदि रोज 11 माला शिव गायत्री मंत्र का जाप करे तो आप यकीन मानिएगा कि ऐसे व्यक्ति का चंद्रमा चाहे जितनी भी क्षीण अवस्था का हो, उसको उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। और यदि ऐसा जातक भगवान शंकर का हर अमावस्या को दूध के द्वारा उनका रुद्राभिषेक करे तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में चंद्रमा के द्वारा बनने वाली समस्याएं दूर हो जाएंगी और वो तेजी से उन्नति प्राप्त करेगा। तो यदि आप इन उपायों को कर लेते हैं तो आप यकीन मानिएगा आपको सर्वश्रेष्ठ और उच्चतम फलों की प्राप्ति होगी। जय श्री महाकाल।